दोस्तों, मेरा नाम इंद्रविजय सिंह राजपूत है और मैं आज मध्य प्रदेश सिविल जज के मेंस एग्जामिनेशन की बात करने वाला हूँ। मध्य प्रदेश सिविल जज की मुख्य परीक्षा जो होती है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसमें सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा कि कितने पेपर होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो मध्य प्रदेश सिविल जज के मेन एग्जामिनेशन में मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर सिविल लॉ का होता है। सिविल लॉ में 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा सीपीसी होती है, टीपीए होता है, एसआरए होता है, लिमिटेशन होती है, तो इस टाइप और कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। साथ ही जो सेकंड पेपर होता है वो ऐसे ट्रांसलेशन वगैरह का होता है, जिसमें ऐसे समराइजेशन और ट्रांसलेशन होता है। ऐसे में भी 2 ऐसे पूछे जाते हैं। पहला ऐसे होता है सोशल और दूसरा होता है लीगल। तो ऐसे टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और हर क्वेश्चन के नंबर होते हैं 20। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे पेपर पे, जो क्रिमिनल लॉ का है। क्रिमिनल लॉ में 2 तो आपके लोकल लॉज पूछे जाते हैं, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और दूसरा एमपीएलआरसी। इसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और एनआईए, ये 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद फोर्थ पेपर की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ पेपर में जजमेंट राइटिंग पूछी जाती है। जजमेंट राइटिंग में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका चार्ज बनाने का, दूसरा जो होता है इशू बनाने का, तीसरा क्रिमिनल का जजमेंट लिखने के लिए होता है और चौथा सिविल का जजमेंट लिखने के लिए होता है। तो ऐसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन पेपर में तैयारी कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर आता है। तो इनमें टोटल मिला के 12 सब्जेक्ट होते हैं, 12 लॉ हैं जिनको हमें तैयार करना होता है। इसमें अब एक नई चीज़ आ गई है कि 8 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और 4 नंबर के क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए अब हमें 8 नंबर और 4 नंबर दोनों टाइप के क्वेश्चनों को तैयार करना होगा। तो यहाँ जो आपके 12 सब्जेक्ट हैं इनको आप तैयार कर लीजिए। प्रीलिम्स के साथ साथ ही आप जब पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में ध्यान में रखिएगा। तो इन क्वेश्चन को आप उसी टाइम निकाल लीजिए जब आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं, और उनको तैयार कर लीजिए। आप नोट्स बना लीजिए। यदि आप खुद नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बुक्स में लिखे आंसर मिलते हैं वो उतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं जितने आप खुद बनाते हैं। अब आंसर राइटिंग की बात तो हो गई, फर्स्ट और थर्ड पेपर की भी बात हो गई। इसके बाद आता है आपका सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर में आपको जब सबसे पहले तो हम लोग समराइजेशन की बात कर लेते हैं। तो समराइजेशन की तैयारी कहीं अलग से नहीं करनी होती है आपको। जब आप जजमेंट राइटिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें प्लेंट जो दिया गया होता है, रिटर्न स्टेटमेंट जो दिया गया होता है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो दी गई होती है, उसको हम लोग समराइज करते हैं। 1/3 समराइज करना होता है। तो समराइजेशन की हम तैयारी वहीं कर लेंगे। अब समराइजेशन में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग से होता है। समराइजेशन में आप क्या करते हैं कि एक बड़ी सी स्टोरी दी होती है, जिसमें से हमें छांट के एक छोटी स्टोरी बनानी होती है, जिसको हम 1/3 कर देते हैं। अब जो प्रॉब्लम दी होती है, जो क्वेश्चन आता है, वो हौच पौच उसमें दिया होता है, कई पैराग्राफ्स में होता है। तो हमें पैराग्राफ्स में नहीं बांटना है। अपना जो एक पेज का, लगभग 1 पेज मान लीजिए, आप 1 पेज से ज़्यादा मत जाइएगा। तो 1 पेज का जो हम लोग एक पैराग्राफ तैयार करते हैं, वो पैराग्राफ ही समराइजेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी स्टोरी को छोटी स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम लोग स्टोरी बनाते हैं, जो छोटी स्टोरी करते हैं, समराइज करते हैं, उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, और जो एक लाइन से दूसरी लाइन होती है उसकी कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। चलिए, और इसके बाद उसमें 2 ऐसे आते हैं, एक सोशल ऐसे आता है और एक लीगल ऐसे आता है। तो हम लोग लॉ वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें लॉ का नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम लोग सोशल जो ऐसे आता है उसको जब लिखते हैं तो सोशल इश्यूज़ पे होता है वो, इसलिए हम लोग सोशल ऐसे बोलते हैं उसको। तो सोशल इश्यूज़ को हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, और लिखने के साथ ही हम क्या करेंगे, लीगल
जो प्रोविजंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न हर जगह लग जाते हैं, उसके बाद यदि किसी लॉ में भी हमें प्रोविज़न मिलते हैं तो उन लॉ के प्रोविजंस को भी हम वहाँ ऐड कर देंगे। अब क्या होता है, सोशल ऐसे में हम लोग इंट्रोडक्टरी पोर्शन लिखते हैं, उसके फ़ायदे लिखते हैं, नुकसान लिखते हैं, यदि कोई सजेशंस हैं, कोई समस्या है तो उस पर हम लोग सजेशंस देते हैं अपने, और लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। तो उसके बीच में हम लोग एक लीगल स्थिति और जोड़ देते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं उसको लॉ से जोड़ देते हैं और लॉ के प्रोविजंस लिखते हैं। इसके बाद हमें केस लॉ मिल जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ केस लॉ हैं तो वो हम डाल सकते हैं। अब लीगल जब ऐसे की बात करते हैं तो लीगल ऐसे में क्या करते हैं हम लोग कि एक तो लीगल ऐसे जो है वो लीगल इशू पे ही पूछा जाता है, और कई बार ऐसा टॉपिक होता है जो जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है। तो हमें विषय की गहराई तक जाना है, हमें अकॉर्डिंग टू लॉ समझाना है कि वो समस्या है क्या, वो टॉपिक है क्या। इसके बाद हम क्या करते हैं कि उस टॉपिक को लॉ से जोड़ के ही लिखते हैं। मतलब लीगल जो ऐसे होता है वो शुरू से आखिरी तक लॉ के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की केस लॉ वगैरह डालते हैं, यदि आर्टिकल वगैरह मैच करते हैं तो आर्टिकल वगैरह डालते हैं, और साथ ही साथ यदि कोई प्रोविज़न डायरेक्ट टच हो रहा है तो प्रोविज़न भी हम लिख सकते हैं। सजेशंस जो हम देते हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई मामला पेंडिंग है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बताना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला पेंडिंग है, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, पर हमें कहना तो है ही, क्योंकि हम ऐसे में लिखेंगे क्या, यदि यही चीज़ लिख देंगे अकेले एक लाइन, तो हाँ हमें जो चीज़ें हमें उसके बारे में पता है हमें बताना है, और साथ में हमें प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर डालना है। भाई हमें भी तो पता है कि ये टॉपिक जो है ये किस चीज़ से संबंधित है और इसके प्रभाव क्या है समाज पर, क्योंकि हम लोग लॉ स्टूडेंट हैं, एज ए एडवोकेट हम लोग वर्क करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए हर एक समस्या पे। जैसे तलाक पे आ गया मान लीजिए, तो हमें बताना चाहिए कि समाज में तलाक की क्या स्थिति है। इस टाइप से हम लोग लीगल ऐसे को लिखते हैं। अब इसके बाद आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आता है और इंग्लिश टू हिंदी आता है। तो ट्रांसलेशन के लिए आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। दूसरा जो इशू आता है आप लोगों का जो ट्रांसलेशन गलत होता है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक। तो ग्रामेटिकल आप स्ट्रांग बन जाइए, फिर आपके पास बुकैब्स होना चाहिए जिससे आप क्या कर सकें, हिंदी टू इंग्लिश कर सकें, इंग्लिश टू हिंदी कर सकें। और बुकैब्स के साथ साथ आप लोग स्पेलिंग को भी ध्यान में रखें, मतलब स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना करें। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पेपर, जजमेंट राइटिंग। तो जजमेंट राइटिंग में आपको याद ये रखना है कि जजमेंट राइटिंग की तैयारी आपको उसी दिन नहीं करना है जब आपका मेंस आ जाता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ उसके बाद हमें जजमेंट राइटिंग के लिए हम एक टीचर सर्च करने लगते हैं, हमें उसी टाइम जजमेंट राइटिंग की तैयारी करना है। जजमेंट राइटिंग के लिए आपको तभी से तैयारी स्टार्ट कर देना है जब आप क्या कर रहे होते हैं, मतलब LLB आप पास आउट होते हैं और तैयारी जब स्टार्ट करते हैं तो उसी के साथ ही साथ आप जजमेंट की भी कहीं तैयारी कर लीजिएगा। जजमेंट में आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जजमेंट जो है प्रैक्टिकल अप्रोच वाला तो सब्जेक्ट है ही है, इसके बाद इसका फॉर्मेट भी महत्वपूर्ण होता है। तो फॉर्मेट आपको पूरा आना चाहिए, फॉर्मेट से रिलेटेड कोई मेहनत मतलब गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको क्रिमिनल के जजमेंट में चार्ज पे विशेष ध्यान देना है, आरोपों पे विशेष ध्यान देना है। आरोप इतने एक्यूरेट बने हो आपके कि जजमेंट भी आपका एक्यूरेट हो जाए। साथ ही साथ चार्जेस की जो आपकी लैंग्वेज होती है, आरोपों की जो भाषा होती है वो भी आपकी इतनी सदी हुई होनी चाहिए जिससे सामने वाला आपके नंबर ना काट पाए। और यदि आपने चार्ज सही कर लिया तो आपके जजमेंट में रीजनिंग बस बाकी रह जाएगी, बाकी चीज़ें भी आप सही कर लेंगे। इसके बाद सिविल की जब हम बात करते हैं तो इशू बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। विवाद्यक जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आपको विवाद्यक ऐसे तैयार करना है जिससे सिविल का पूरा मामला एक ही निर्णय के द्वारा निर्णीत हो जाए, मतलब अब कुछ बाकी ना बचे। अब जब हम लोग जजमेंट राइटिंग की तैयारी करते हैं तो जजमेंट राइटिंग के साथ उसकी लीगल अप्रोच, लॉ की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपके जजमेंट में दिखना चाहिए। और जो जजमेंट है वो ऐसा ना हो कि आप ऐसा लगे कि आप स्टूडेंट हैं। जजमेंट आपका ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ होना चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ किसी जज ने जजमेंट किया है। तो ऐसे यदि आप तैयारी करेंगे तो आपको जज बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मेंस की तैयारी है ये आपको प्रीलिम्स खत्म होने के बाद नहीं करना कि भाई प्रीलिम्स का पेपर हमने दे लिया है, अब हमारे नंबर इतने आ रहे हैं प्रीलिम्स में कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो अब हम मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस की तैयारी आपके प्रीलिम्स से स्टार्ट हो जाएगी। अभी जैसे टाइम है आपके पास, अभी वैकेंसी आने में 1 से 2 महीने का टाइम है, तो अभी आप मेंस की तैयारी करो। आप बहुत सारे सब्जेक्ट अपने कवर कर लीजिए जो मेंस के अकॉर्डिंग हो।
मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए भी यही समय सबसे अच्छा होता है कि भाई जब आपके ऊपर दबाव नहीं है एग्जाम का तब आप तैयारी करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बैठे रहते हैं, जब वैकेंसी आती है तब हमें भूत आता है एकदम से, और हमें फिर अरे हमें तैयारी करना, अब हमें बहुत सारी तैयारी करना है, अब हम सिविल जज बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये सब नहीं होता है। आपको पहले से ही तैयारी करना है। जब आपके पास प्रीलिम्स आता है उसके पहले आपके 12 सब्जेक्ट तैयार हों विथ मेंस। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही प्रीलिम्स आता है तो प्रीलिम्स आने के बाद आप मेंस तैयार मत कीजिए, फिर आप प्रीलिम्स पढ़िए। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप इस चक्कर में मत बैठे कि रिजल्ट आने वाला है, बाउंड्री लाइन पे है, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे ठीक है, जैसा भी होगा तो पर आप मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए। जिस दिन आपका प्रीलिम्स खत्म होता है 2-3 दिन का रेस्ट लीजिए और आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मेंस में सबसे पहले जो आपको चीज़ें उठाना है वो आपको उठाना है जजमेंट राइटिंग और सेकेंड पेपर, जिसमें ऐसे ट्रांसलेशन समराइजेशन वगैरह आते हैं। तो ये 2 पेपर जो हैं सबसे पहले आप उठाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने प्रीलिम्स में ही पढ़े हैं और उनके संबंध में जब आप प्रीलिम्स में पढ़े हैं तब आपने थोड़ा बहुत मेंस के अकॉर्डिंग भी पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आप जजमेंट राइटिंग पे फोकस कीजिए और सेकंड पेपर पे मेहनत कीजिए। और आप जितना टाइम बचाएंगे वैकेंसी आने के पहले, बचाएंगे का मतलब है कि आप पहले पढ़ते हैं, तो आपका प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ ऐसे और वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय, थैंक यू।